फिल्म बनाता हूं, एक फिल्म जिसमें हमारा मेन किरदार है एक स्पाई, एक जासूस जिसे भेजा जाता है पाकिस्तान में आतंकवादियों के नेटवर्क्स को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। ये एक बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन है जिसे हम नाम दे देते हैं ऑपरेशन भवंडर। इस फिल्म में आगे आप देखते हो कि कैसे हमारा जासूस बड़ी मेहनत से काम कर रहा है, ढेर सारे इंटेलिजेंस इनपुट्स वो अपने बॉस और अब सबसे पहले तो मैं ध्रुव राठी को शुरू में ही बोल देना चाहता हूँ कि यार आपने जो ये बनाया, जैसा आपका ओपिनियन है ठीक है, वो सब चीज़ों को लेकर बाद में बात करूँगा, बट मूवी की जो मेन प्लॉट का हिस्सा है उस पर्टिकुलर सीन को, सिनेरियो को लेके ही ऐसा एआई टाइप ऑफ चीज़ बनाना, ये थोड़ा सा मुझे फेयर नहीं लग रहा, क्योंकि मूवी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ये सब सेट डिज़ाइन वगैरह, जो सब चीज़ें एआई के तौर से बनाया हुआ है। ये देख के समझ आता है कि यार, इवन मैं मूवी को देखा हूँ 3 बार। आप अगर मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हो, सोशल मीडिया पे, तो आपको पता होगा मैं 3 बार देखा हूँ मूवी को। तो ऐसा ही पर्टिकुलर टाइप ऑफ आप अगर सिनेरियो दिखाओगे प्रॉपर, तो वो कहीं ना कहीं मूवी के ऊपर एक चीज़ है जो खराब इम्पैक्ट करता है। कहीं ना कहीं मूवी को जाने अनजाने में मूवी की पर्टिकुलर शॉट्स को लीक करने की एलिगेशन आपके ऊपर लग सकता है। ये काफ़ी ख़राब चीज़ है, शुरू में ये नोटिस हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से ये प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है वो देख के समझ आता है। बाकी देखते हैं आगे। रॉ के चीफ को भेजता है। एक दिन ऐसा ही एक इंटेलिजेंस इनपुट 2018 के समय में उसे पता चलता है। वो अपने बॉस को बताता है, सर 2019 के अर्ली में कहीं ना कहीं एक बड़ा धमाका होने वाला है। उसके बॉस उसे बोलते हैं, जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो, समय नजदीक आ रहा होता है। कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट आते हैं और हमारा जासूस ऑलमोस्ट पकड़ा जाता है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से वो फाइनली सक्सेसफुल रहता है। एक दिन वो अपने बॉस को फोन करके कहता है, सर पता लग गया, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में एक आर्मी की कॉन्वॉय गुजरेगी, उसे ये आतंकवादी निशाना बना रहे हैं। बॉस जासूस का धन्यवाद करते हैं और तुरंत जाकर प्रधानमंत्री के ऑफिस में ये इंफॉर्मेशन देते हैं। सीधा प्रधानमंत्री से कहते हैं, 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स आए हैं सर, हमें इस कॉन्वॉय को बाय रोड नहीं भेजना चाहिए, आतंकवादी हमला होने का चांस बहुत ज्यादा हाई है। यहाँ पर हमें प्रधानमंत्री के चेहरे की एक झलक देखने को मिलती है, सफेद दाढ़ी, और फिल्म में उन्हें नाम दिया गया है मिस्टर सुरेंद्र गोभी। हमारे जासूस और उनके बॉस को लगता है कि उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया, लेकिन 14 फरवरी 2019 अब फिल्म में यहाँ पर एक पूरा रेड स्क्रीन आ जाता है। फिल्म में यहाँ पर आपको पुलवामा हमले की असली फुटेज देखने को मिलती है। हालांकि ये फिक्शनल मूवी है, लेकिन फिल्म में हम इस पॉइंट पर असली फुटेज दिखाते हैं। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी इस हमले की खबर सुनकर नारे लगाने लगते हैं खुशी के मारे, और हमारा जासूस जो उनके बीच बैठा था वो चौंक जाता है देखकर, उसका दिल सही में दहल जाता है। उसके चेहरे में कहीं ना कहीं एक भाई ये सही नहीं है। मतलब आप जो भी कुछ कर रहे हो, जो भी आप फेक नैरेटिव फैला रहे हो, ठीक है, वो बात की बात है, बट उसके अलावा ये जो आप प्रॉपर एआई से चीज़ें बना के, जो मतलब मूवी की जो पर्टिकुलर सीन्स है उसको ही रेप्लिका के तौर पे यूज़ कर रहे हो, ये सही नहीं है। काफ़ी ज़्यादा चुभ रही है, क्योंकि मूवी के अंदर ये एक काफ़ी ज़्यादा मूवी की अहम प्लॉट में से एक है। उसकी पर्टिकुलर सीन को आप एज अ रेप्लिका के तौर पे एआई से बना के आप यूज़ कर रहे हो, तो ये फेयर नहीं है। डर की झलक देखने को मिलती है, लेकिन आतंकवादी इतनी खुशी मना रहे थे कि वो नोटिस नहीं करते। अगली बार जैसे ही इसे मौका मिलता है, अपने बॉस को फोन मिलाता है, जवाब मांगता है, आखिर हुआ क्या, मैंने इतने सारे इंटेलिजेंस इनपुट्स दिए फिर भी यह हमला कैसे हो गया। बॉस के पास कोई जवाब नहीं था। वो कहते हैं, शायद हिंदुस्तानियों के सबसे बड़े दुश्मन हिंदुस्तानी ही है। वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार में ही कोई गद्दार बैठा है, जिसकी वजह से हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान मारे गए। जासूस को कहा जाता है कि वो अपनी कोशिश जारी रखे। फिल्म में एक सैड सॉन्ग आता है, और जब क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है हमारी ये फिल्म, तो एक बड़ा ही शॉकिंग ट्विस्ट हमें देखने को मिलता है। आतंकवादियों के अड्डे की अलमारियां सर्च करते वक्त हमारे जासूस के हाथ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग लगती है, और जब वो इसे सुनता है तो उसे यकीन नहीं होता अपने कानों पर। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में हमारे प्रधानमंत्री गोभी जी की आवाज थी, और दूसरी तरफ बात कर रहे थे आईएसआई के हेड। गोभी जी कहते हैं, कुछ लोग मरेंगे मरने दो, कुछ गाड़ियां जलेंगी जलने दो, लेकिन इलेक्शन से ठीक पहले अगर यह हमला होगा तो मुझे इलेक्शन में इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। आईएसआई का हेड दूसरी तरफ से जवाब देता है, ठीक है सर, 14 फरवरी डन समझे। मैं सिर्फ 3 घंटा आपसे मांग रहा हूं। अरे यार, फिर से ऐड। 3 घंटे के अंदर मैं आपको एडवांस एक्सेल के फॉर्मूलाज के साथ एआई और चैट जीपीटी
आप बोलोगे लेकिन ये तो कभी असली में हुआ ही नहीं, तो मैं कहूंगा कि मैंने कब कहा ये असली में हुआ। मैंने तो फिल्म के सीधा शुरू होने से पहले डिस्क्लेमर लगाया था कि ये तो फिक्शनल फिल्म है। लेकिन फिर आप पूछोगे अगर फिक्शनल फिल्म है तो मैंने पुलवामा हमले का असली में जिक्र क्यों किया, असली डेट और असली फुटेज क्यों दिखाई अपनी फिल्म में? मैं कहूंगा ये फिल्म असल में फिक्शनल फिल्म है लेकिन इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स है। तो कुछ चीजें असली हैं, कुछ चीजें फिक्शनल हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। फिल्म के अगले सीन में कट करते हैं और हमें ओके तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेके मेरा ओपिनियन ये है। तो दिक्कत क्या है, कई सारे मूवीज़ हम लोग देखते हैं, कई सारे बॉलीवुड हॉलीवुड की मूवीज़ देखते हैं, कई सारे मूवीज़ के अंदर यही टाइप ऑफ पर्टिकुलर जो सब चीज़ें हैं कि जो ओवरऑल कैरेक्टर्स हैं वो रियल नहीं होते, बट ओवरऑल कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द जितनी भी सारी जो मेन प्लॉट चल रहा होता है वो ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड होते हैं। मूवीज़ ऐसे ही बनते हैं, तो इसमें खराबी क्या है? और आपको लग रहा होगा कि मैं ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि इसके पहले ध्रुव राठी ने खुद ही अपने एक बहुत ही पुराने वीडियो के अंदर ये चीज़ अपने मुंह से कही थी, पद्मावत की स्पेशली। हाँ, मुझे याद आया, पद्मावत के उस वक्त पे जहाँ पे संजय लीला बंसाली ने थोड़ा बहुत हिस्ट्री को छेड़छाड़ दिया था और ध्रुव राठी उसके बिहाफ पे बात किए थे कि यार ऐसे ऐसे, कि मुझे बहुत ही क्लियर तरीके से उनकी वर्ड टू वर्ड बातें तो याद नहीं, बट मैं अगर याद करूँ तो वो ओवरऑल चीज़ ये था कि ये जो मूवी है पद्मावत, ये छेड़छाड़ किया जो गया है तो उसमें क्या ही हुआ है। आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप खुद अपना फिल्म बना लो, किसी इंस्टीट्यूट से आप फिल्म ग्रेजुएशन कर लो, देन इसके बाद अपना फिल्म बना लो, अपनी हिस्ट्री को सही कर लो। ऐसा ही टाइप ऑफ कुछ था। मैं अगर गलत हूँगा तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कॉल आउट कर देना। तो ऐसा ही ओवरऑल उन्होंने कहा है। तो उस हिसाब से मैं अगर ये देखने जाऊँ तो ये तो ठीक है, ये खराब कहाँ पे है आगे देखते हैं। उनकी कही हुई बातों को मैं कॉल आउट कर रहा हूँ यहाँ पे। बॉस दिखते हैं एक बड़ा फेमस डायलॉग बोलते हुए। वो कहते हैं कि चिंता मत करो मेरे जासूस, किसी ना किसी दिन एक देशभक्त सरकार आएगी इस देश में, एक ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो सही में लोगों की फिक्र करता हो, तब हम असली भवंडर करेंगे, तब होगी असली रिवेंज। कैसी लगी मेरी इमेजिनरी फिल्म दोस्तों? आप में से कुछ लोग कहोगे ये किस प्रकार का बेहुदा सड़ा हुआ प्रोपेगेंडा है। मैं जवाब में कहूंगा क्यों भाई, यहाँ पे पाकिस्तान की बुराई करी तो तुम्हें प्रोपेगेंडा दिख रहा है इसमें? पक्का तुम पाकिस्तानी समर्थक, आतंकवादी, सिंपैथाइजर होगे, तभी तुम्हें मेरी ये भवंडर फिल्म पसंद नहीं आई। अब आप में से जो इंटेलिजेंट लोग होंगे वो कहेंगे कि बात तो यहाँ पर पाकिस्तान की हो ही नहीं रही, प्रॉब्लम तो मुझे इस पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा से है। ये एंटी बीजेपी प्रोपेगेंडा जिसमें नरेंद्र मोदी को यहाँ पर गद्दार दिखाने की कोशिश की जा रही। भाई कौन सा नशा करता है यार। तूने जो कहानी बनाई ना, ठीक है, अच्छा लगा, मैं सही में यार इम्प्रेस हुआ, कहानी बढ़िया था। होपफुली मूवी भी बन जाए कभी, ठीक है, नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री भी बना दे, वो कोई बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि इसका बाप ही तो होता है ऑब्वियसली। तो खैर यहाँ पे मोदी कहाँ पे आ गया मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह से पॉलिटिकली एक पर्टिकुलर मूवी को कनेक्ट करना ही है। एक मूवी है जो एक फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट है, ठीक है, उसको किसी ना किसी जगह पे घुमा के फिरा के वही पॉलिटिकल एजेंडा पे कनेक्ट करना है। जो मूवी चीख चीख के बोल रहा है कि यार ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा टाइप ऑफ मूवी नहीं है, जिन्होंने देखा है मूवी धुरंधर को उनको पता है, बट ये इंसान किसी ना किसी जगह से घुमा फिरा के उसे बीजेपी, एंटी नेशनल वगैरह वगैरह इन सब चीज़ों के साथ कनेक्ट कर रहा है। देखते हैं आगे भाई का क्या कहना है। और मैं कहूंगा एग्जैक्टली धुरंधर फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने कुछ इसी तरीके का झूठा और वाहियात प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करी अपनी फिल्म के जरिए, लेकिन उसका असर कुछ अलग ही हुआ है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले तो आदित्य धार जी, आपको मैं सॉरी बोल देना चाहूँगा। ऐसे टाइप के कुछ पर्टिकुलर लोगों की वजह से फिल्म मेकिंग की जो हाथ है ना वो दंग रह जाता है। कई सारे न्यू जन फिल्म मेकर जो हैं, राइटर जो हैं, वो लोग अपने टैलेंट को दिखा नहीं पाते। ऐसे टाइप ऑफ पर्टिकुलर लोगों की वजह से, हर एक की मैं बात नहीं कर रहा। देखते हैं।
इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक अच्छी खबर बताना चाहूंगा। 6 महीने के नहीं इंतजार देखना के भाई, बाद नहीं अब देखना। AI मास्टर क्लास नहीं देखना भाई, तेरा वापस मास्टर टेक्निक्स क्लास ढेर जाएगा। अगर आप उन लोगों में से हो, अब अपने टॉपिक पर आते हैं। आइए, तू भी दे दे यार। ऋतिक रोशन ने कहा कि भले ही फिल्म की पॉलिटिक्स से वो सहमत ना हो, भले ही वो बहस कर सकते हैं फिल्मकारों की जिम्मेवारी को लेकर, लेकिन स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी थी और एक सिनेमा के स्टूडेंट के रूप में उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। शानदार। तो बेसिकली उनका मतलब यह है कि भले ही प्रोपेगेंडा है लेकिन फिल्म अच्छी बनाई है। लेकिन मैं यहां पर कहूंगा दोस्तों कि भले ही फिल्म एक ही बात को देखो, मैं कोई साइकोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूँ या साइकोलॉजी को बहुत ही रूटेड वे में जानता नहीं हूँ, बट इतना मुझे पता है, एक ही चीज़ को अगर घुमा फिरा के किसी पर्टिकुलर इंसान के माइंड में वो अगर डाला जाए तो वो उसे सच लगने लगता है। सिंपल सी बात है। आप लोग खुद ही देखे होंगे हमारी पर्टिकुलर लाइफ में कई सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। उन सब अप्स एंड डाउन्स में एक ही वर्ड जब आप बार बार सुनते रहते हो ना, आपके जो माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर वर्ड के इर्द गिर्द काम करने लग जाता है। अगेन मैं बोलता हूँ, मैं कोई साइकोलॉजिकल स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं मेरी पर्सनल लाइफ से ये चीज़ सीखा हूँ, पर्सनल लाइफ से मैं ये चीज़ जाना हूँ। ठीक है, तो ये बंदा घुमा फिरा के वही पॉलिटिकल एजेंडा वाली चीज़ को फेंक रहा है। कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन आखिर में है तो प्रोपेगेंडा ही। हिटलर के समय में स्पेशली ये जो वर्ड है प्रोपेगेंडा, ठीक है ना, इसको लेके मुझे दिक्कत है। दिक्कत मीन्स कि यार ऐसे टाइप की दिक्कत नहीं, जो स्पेशली मूवी प्रोपेगेंडा है उसका बोलिए प्रोपेगेंडा, वो मूवी की विजुअल्स, मूवी की इंटेंशन में दिखता है। बट स्पेशली धुरंधर मूवी को 3-3 बार देखने के बाद भी मुझे किसी भी जगह पे लगा नहीं है कि यार मूवी प्रोपेगेंडा है। मूवी के अंदर जो मुस्लिम्स है, मुस्लिम कम्युनिटी जो है, उसको किसी भी हेटफुल या रिस्पेक्टफुल, मतलब किस तरीके से मैं बोलूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि यार कोई भी हेटफुल वे में दिखाया नहीं गया। मूवी के अंदर पर्टिकुलर जो सब कैरेक्टर है, ठीक है, जैसे कि हो गया जितने भी सारे विलेंस हो गए, जैसे कि अक्षय खन्ना जिनका रोल प्ले कर रहे हैं कि क्या रहमान डकैत, रहमान बलूच, उसके अलावा उजीर बलूच, उसके अलावा संजय दत्त जिनका रोल प्ले कर रहे हैं चौधरी असलम, अर्जुन रामपाल जिसका रोल प्ले कर रहे हैं ISI कायद, क्या होगा उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, इकबाल क्या होगा याद नहीं आ रहा। खैर, तो ये सारे के सारे विलेंस हैं, ठीक है। अब ये सारे के सारे विलेंस पाकिस्तान के अंदर अपनी प्रोपेगेंडा जो एक्चुअल दिखा रहा है उसको लेके कोई बात नहीं कर रहा। बात यहाँ पे हो रहा है घुमा फिरा के कि यार ये बीजेपी का ये है, ये बीजेपी का वो है। सबसे बड़ी बात, उस वक्त पे, जिस वक्त की जो कहानी चल रहा है, उस वक्त पे बीजेपी था ही नहीं, मतलब बीजेपी का सरकार था नहीं, तो कहाँ से ये बीजेपी वाले चीज़ों को। मोदी जी फंडिंग दे दो इनको यार, देश संभालने दे दो। क्या मैं बता दूं, यहाँ पे मोदी जी का नाम आया ही है तो मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ भाई। मैं सिंपल सॉर्टेड मूवी देखता हूँ, रिव्यू बनाता हूँ। मैं एज अ फैन मूवी देखता हूँ, एज अ फिल्म मेकर, फिल्म मेकिंग स्टूडेंट मैं मूवी देखता हूँ, तो उस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। देखते हैं आगे भाई क्या है। नाज़ी प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर लेनी रिफेनस्टाल ने फिल्में बनाई जैसे कि ट्रायम्फ ऑफ द विल, जिनकी फिल्म की टेक्निक की बहुत तारीफ हुई। ऊपर से हिटलर की विचारधारा को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने वाली ये झूठी प्रोपेगेंडा फिल्में अपने समय में बहुत प्रॉफिटेबल भी थी। अपने साल की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट्स भी बनी ये फिल्में जर्मनी में। लेकिन वर्ल्ड फेमस क्रिटिक सुजान सोनटाग ने अपने आर्टिकल में इस बात पर जोर दिया कि प्रोपेगेंडा तभी इफेक्टिव होता है जब उसे अच्छे से पेश किया जाए, और इसलिए अच्छे से बनाया हुआ प्रोपेगेंडा कहीं ज्यादा खतरनाक है। द ताज स्टोरी और बंगाल फाइल्स जैसी फिल्में इतनी खतरनाक साबित नहीं हुई क्योंकि वो बकवास फिल्में थी, लेकिन धुरंधर एक एंगेजिंग फिल्म है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा, जो मूवी है जर्मन मूवी, जो दोनों ही मूवी का यहाँ पे नाम लिया गया है, वो दोनों मूवी मैं देखा नहीं हूँ, तो इसीलिए इन दोनों पर्टिकुलर मूवी को लेकर मैं बात डिटेल में नहीं कर पाऊँगा। बट उसके अलावा जो ताज स्टोरी की बात यहाँ पे किया गया है वो भी मैं देखा नहीं हूँ। उसके अलावा द बंगाल फाइल जो है
उसको मैं देखा हूँ, मैं कोलकाता से हूँ, यहाँ पे थिएटर पे नहीं लगा हुआ है। Z5 में जब आया तब मैं उस वाले मूवी को देखा। मूवी अपनी पर्टिकुलर जो इंटेंशन, नहीं क्या मैं आपको बोलूँ, जो इंटेंट है, जैसे कि बंगाल के पीपल के ऊपर क्या बीता है उस वक्त पे, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाता है, एज ए नैरेटिव वे में वो बताता भी है, बट मूवी के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे वो झलकता भी है। मैं बंगाल में रहता हूँ, उसके बावजूद भी मैं ये बोल रहा हूँ कि वो चीज़ झलकता है कि यार मूवी को किस इंटेंशन से बनाया गया है, वो इंटेंशन झलकता है, ठीक है ना। मूवी के अंदर वो एक प्रोपोगेंडा टाइप ऑफ इंटेंशन आपको देखने मिलता है। हालांकि यहाँ पे मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा, मैं एक हिंदू हूँ एंड मुझे बहुत गर्व है इस बात पे, बहुत ही ज़्यादा। बट जो है, जो मुझे दिख रहा है क्लियर तरीके से, उसको लेके मैं प्रॉपर तरीके से, मेरे माइंड सेट से मैं प्रॉपर हेल्दी वे में क्लियर हूँ उस चीज़ को लेके कि जो चीज़ मुझे खुली आंखों से दिख रहा है उसको मैं कैसे इग्नोर कर पाऊँ। बंगाल फाइल्स एक ऐसी मूवी है जो दिखाता है, सच को दिखाता है, बट वही सच दिखाने का जो तरीका है वो इतना ज़्यादा तोड़ मरोड़ के हैं, वो आपको इंटेंशनली एक ऐसा प्रोपोगेंडा टाइप ऑफ शिट लगने लगता है। ये है मूवी के अंदर। आपको एंगेज रखते हुए ये फिल्म दिखाती है कि हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज क्रिमिनल्स को हायर करती हैं। एंड अगेन मैं बंगाल फाइल को लेके एक और चीज़ बोल देना चाहता हूँ, मैं भूल जाऊँ आगे, कि कुछ कोलकाता की पर्टिकुलर एरिया है, बिग एरिया, स्पेशली कोलकाता की रूटेड जो एरिया है, वहाँ पे कभी भी आप अगर उतरे हो तो आपको पता चलेगा कि यार कितना ज़्यादा वहाँ पे मेसी है। मेसी इन द सेंस आप लोग समझ चुके होंगे, जो जो लोग कोलकाता में रहता है वो लोग समझ चुके होंगे कि यार कितना ज़्यादा मेसी टाइप ऑफ शेट है वो जगह। और विवेक अग्निहोत्री ने उन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया है, बट उसके बावजूद भी जब आप मूवी देखते हो, मूवी के अंदर वो एक मतलब प्रोपोगेंडा टाइप ऑफ इंटेंशन आपको देखने मिलता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्या कोई भी देशभक्त इंटेलिजेंस ऑफिसर इस बात से सहमत होगा? आदित्य धर अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को फैलाने में इतना मगन हो गया कि उसने वही दिखा दिया जो पाकिस्तान ने भारत पर कई बार इल्जाम लगाया है कि भारत पाकिस्तान में सबवर्सिव एक्टिविटीज के लिए अपने सीक्रेट एजेंट्स को भेजता है। असलियत यह है दोस्तों कि भारत सरकार ने कंसिस्टेंटली ऐसे सभी क्लेम्स को रिफ्यूट किया है। ओके, ये एक बहुत ही बढ़िया मुद्दा है। अब आप खुद सोचो कि कोई देश, यहाँ पे सिर्फ इंडिया नहीं, कोई भी देश अगर अपने स्पाई को किसी एक पर्टिकुलर देश पे भेजता है इंफॉर्मेशन के लिए ऑब्वियसली, तो क्या वो बोलेगा प्रॉपर खुले मीडिया के सामने आके कि हाँ भाई मैंने भेजा, हमारे देश ने भेजा है, हमारे देश के तौर से ये पर्टिकुलर इंसान है, इसका बायोडेटा है, ये पोर्टफोलियो इसका, ये गया है, ये एज ए स्पाई बन के गया है इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए, तो आप लोग देख लो, ये चेहरा है, ये पासपोर्ट साइज फोटो है, आप लोग देख लो। ऐसा कहाँ पे होता है? कोई भी देश नहीं बोलेगा। 2012 का ये आर्टिकल देखिए, भारत सरकार ने मना किया कि सुरजीत को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जासूस बनाकर भेजा था। 2016 का ये आर्टिकल देखिए, भारत सरकार ने पाकिस्तान के जासूस वाले दावों को रिजेक्ट किया। लेकिन करेगा ही ना, करेगा ही, ये चीज़ ही तो होना लाजमी है। कौन सा देश वो खुल के बोलेगा? कौन सा देश ये भी बोलेगा कि यार हाँ हमने जासूस भेजा है इस पर्टिकुलर देश में? कोई भी देश नहीं बोलेगा भाई। धुरंधर फिल्म ऐसे ही एक सीक्रेट एजेंट को हीरो की तरह पेश करती है। अबे तू मेरी तरफ है किसकी तरफ है? आप शायद कहोगे कि ये फिल्म ही तो है, फिल्म में ये सब दिखाने में प्रॉब्लम क्या है? ऐसे तो वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स की भी फिल्में हैं जिनमें दिखाया जाता है कि एक इंडियन एजेंट पाकिस्तान में जाकर काम कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि धुरंधर फिल्म बार बार आपको दिखाती है कि कैसे ये रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है। बार बार अपने ट्रेलर में कहती है बेस्ड ऑन इनक्रेडिबल ट्रू इवेंट्स। 26 नवंबर के असली आतंकी हमले को दिखाया जाता है, असली न्यूज फुटेज के साथ दिखाया जाता है। आतंकी और उनके हैंडलर्स की रियल लाइफ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स तक इस्तेमाल की जाती हैं। इवन पाकिस्तान के शहर लाइरी में जो गैंगस्टर्स दिखाए गए हैं, बाबू डकैत, रहमान डकैत, उजैर, इस नाम से रियल लाइफ में गैंगस्टर्स रहे हैं और पुलिस वाला चौधरी असलम भी रियल लाइफ में कैरेक्टर रहा है। वेलकम। हाँ ये है तो क्या मैं बताऊं, जैसे कि देखो धुरंधर मूवी के अंदर ही एक चीज़ है कि जब
अर्जुन रामपाल का जो कैरेक्टर है वो रहमान डकैत जो अक्षय खन्ना का कैरेक्टर है उनसे गन मांगता है। वहाँ पे उजीर जो है वो बोलता है कि यार ये काम तो आप खुद भी कर सकते थे, आप हमसे क्यों करवा रहे हो। तो वहाँ पे अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर ये बोलता है कि बलूचिस्तान जो है वो आज़ादी के लिए लड़ रहा है पाकिस्तान से, वो क्यों ही देगा उसे असली औजार, ठीक है ना। और आगे जाके कोई भी अगर इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन अगर हो जाए तो उसमें आईएसआई का नाम नहीं आना चाहिए। तो इसलिए वो बलूचिस्तान से और जो पिस्टल्स वगैरह जो AK-47 वगैरह वो लेता है, लेने के बाद वही चीज़ों को यहाँ पे सप्लाई करता है। बट काम एक्चुअली करवा कौन रहा है आप खुद देखो, वो आईएसआई के लोग हैं। बट वो चाहते हैं कि यार उनका नाम ना आए जब इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन हो। तो उसी तरीके से क्यों ही कोई देश ऐसा खुल के बोलेगा कि यार हाँ भाई साहब हमने स्पाई भेजा है। मतलब आप जो तर्क कर रहे हो उस तर्क के पीछे भी एक लॉजिक होना चाहिए। आप बिना लॉजिक के, बिना किसी, मतलब इसे मैं फैक्ट नहीं बोलूँगा भाई यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट वे में मैं इसे फैक्ट नहीं बोलना चाहूँगा। आपकी जो रिसर्च टीम है उसको आप ना बिन बात की सैलरी दे रहे हो, मैं सिंपल तरीके से बोल रहा हूँ, उसको थोड़ा ना काम करवाओ। बिन बात के रोटियां तोड़ रहा है आपका, बस और कुछ नहीं कर रहा, आपका चेयर गर्म कर रहा है। थोड़ा सा काम करवाओ और आप खुद जाके मूवी देखो। To Second Life, the एक तो cinematic ऐड के लिए ऐड आ metaverse, जाता where है every detail is crafted for realism and immersion. Explore उन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला है, इनकी नस्लें भी याद रखेंगी। फिल्म ऑडियंस के लिए एक रियल लाइफ सिनेरियो पेश करती है और उसके बीच में अपनी कल्पना से फिक्शन जोड़ देती है, ठीक उसी तरीके से जैसे हमने अपनी इमेजिनरी फिल्म भवंडर में किया। एक्चुअली में रहमान डकैत की मौत 9 अगस्त को ही हुई थी। वो पुलिस ऑफिसर चौधरी असलम के एक इनकाउंटर ऑपरेशन में मारा गया था, लेकिन फिल्म में ऐड किया गया कि भारत का एक फिक्शनल सीक्रेट एजेंट इसमें शामिल था। दिखाया है कि रहमान डकैत के मरने से पहले वो उसे हॉस्पिटल तक लेकर आया, लेकिन असलियत में ऐसी कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं है। आपके तो इसीलिए मूवी जब चालू हुआ था, मूवी चालू होने के पहले बड़े बड़े अक्षरों में और साथ ही में सुनाया भी जाता है एज ए नैरेटिव वे में कि यार ये मूवी रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर्ड नहीं है। रियल लाइफ कैरेक्टर्स इस वाले मूवी के अंदर है, बट मूवी के अंदर की जो पर्टिकुलर चीज़ है, मूवी के अंदर जो हमारे रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर दिखाया गया है, वो इस ये जो कैरेक्टर्स की हुई हरकतें, कैरेक्टर्स की जो इवेंट्स है, इवेंट्स के अंदर वो एक हीरोइज्म वाला कैरेक्टर है। वो ये नहीं है कि यार उस वक्त पे वहाँ पे था। मतलब सर आप मूवी देख लो, एक बार आप देख लो। 10 अगस्त 2009 की न्यूज देख सकते हो, जहां बताया गया है कि उसका एनकाउंटर बिन कासिम इलाके में हुआ। पीपल्स अमन कमेटी के चेयरमैन अब्दुल मजीद सरबाजी ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून को ऑटोप्सी रिपोर्ट के बारे में बताया कि रहमान डकैत को 3 फुट की दूरी से गोली मारी गई। फरवरी 2010 का ये डॉन का न्यूज आर्टिकल देखिए। रहमान की पत्नी ने एलेज किया कि ये एक फेक एनकाउंटर था और एसएसपी चौधरी असलम के खिलाफ एफआईआर ऑर्डर की गई। हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। हम जरदारी साहब से भी अपील करते हैं कि इस केस के मुतालिक गौर करें और चौधरी असलम के खिलाफ एक्शन ले। तो अब क्या फैक्ट है और क्या फिक्शन, ऑडियंस ये नहीं जान पाती, और जानना तो छोड़िए, फिल्म में खोए हुए दर्शक इस बात पर गौर भी नहीं करते। इसी कारण से उनके लिए ये सब कुछ एक गॉस्पेल ट्रुथ बन जाता है। आज जो तमाचा है इन लोग के ऊपर, क्योंकि वो हमेशा से सच छुपाते आए। आज जो मूवीज बन रही है, चाहे आर्टिकल 370 बने, चाहे हक बने और धुरंधर जैसी मूवीज, ये सच है। रियलिटी बेस्ड है तो एजेंट को वहाँ ताली बजाने तो भेजेंगे नहीं, तो वॉयलेंस ही होगा। कि अगर आप इंडियन हो, मैं तो कहूँगा आप कहीं से भी हो, अगर आपको फैक्ट से प्रॉब्लम है तो आपको इस मूवी से प्रॉब्लम है। अब आप में से कुछ लोग सोचोगे कि कई और ऐसी फिल्में होती हैं जो इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स होती हैं, लेकिन उनमें फिक्शन ऐड किया जाता है, जैसे कि भाग मिल्खा भाग हो गई या दंगल की कहानी हो गई। लेकिन आमतौर पर जब फिल्म मेकर्स ऐसा करते हैं, वो चीज़ों को मैं ये बता दूँ, यहाँ पे दंगल की चीज़ को लेकर उतना मेरी क्लियरिटी नहीं है। हाँ मुझे पता है, हाँ कुछ चीज़ें ऐड किया गया है, माल मसाला ऑब्वियसली यार बॉलीवुड की चीज़ों में ये कोई नई बात नहीं है ऐड करना। बट स्पेशली जहाँ तक भाग मिल्खा भाग को लेके मैं जानता हूँ, तो उसको लेके मैं बोल रहा हूँ कि खुद मिल्खा सिंह जी जो थे, उन्होंने बताया जो पर्टिकुलर जो ऑस्ट्रेलिया वाला जो मोमेंट होता है, किसिंग सीन वगैरह, वो वहाँ पे वो प्रॉपर, मतलब आपको याद होगा जहाँ पे जिस लड़के की वजह से ऑस्ट्रेलियन वो रेस हार जाता है, मिल्खा सिंह,
तो वो प्रॉपर फ्रिक्शनल था, वो प्रॉपर पेस ही, वो प्रॉपर रूट ही फ्रिक्शनल था। उसके अलावा जो ओवरऑल, जो नाम क्या है उस एक्ट्रेस का, सोनम कपूर की जो ओवरऑल लव एंगल का जो ओवरऑल चीज़ था वो भी प्रॉपर फ्रिक्शनल था। जस्ट वो बॉलीवुड की जो एक होता है ना, बॉलीवुड के चार्म की वजह से वो स्पेशली डाला गया और सस्पेंसफुल और थ्रिलिंग बनाने के लिए करते हैं। लेकिन आदित्य थर जब ऐसा करता है वो सिर्फ और सिर्फ अपना झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए करता है। क्यों भाई, कोई और फिल्ममेकर अगर करे, ठीक है, तो वही कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है यार, ये तो मेरा घर का बेटा है, चलो ठीक है। बट आदित्य थार स्पेशली अगर करते हैं तो कैसे दिक्कत बन जाता है मुझे ये पता नहीं चलता। बंदे की दूसरी ही मूवी है, ठीक है, क्या ही बंदे ने ऐसा कुछ कर दिया कि यार दिक्कत हो गई उसकी। आदित्य धार करे तो वो दिक्कत है, कोई और करे तो वो दिक्कत नहीं है। चलो देखते हैं आगे। यहाँ पे यार बंदा बातों में फंस रहा है, ठीक है ना। मतलब मैं एक चीज़, ध्रुव राठी अगर ये वाला वीडियो देखते हैं या उनके कोई भी टीम मेंबर से ये वाला वीडियो देखते हैं, सबसे पहले तो यार थैंक गॉड आप लोग तक पहुँच गया ये वाला वीडियो, तो वो बहुत बड़ी बात है कि आप जब ये वीडियो बनाने के वक्त क्या आप एक बार खुद नहीं देखते, एडिट वगैरह करने के वक्त, जस्ट पोस्ट करने के वक्त एक बार आप ये कंफर्म नहीं कर लेते कि यार ये जो ओवरऑल आपने जो चीज़ें बनाया है ये सुनने में क्या सही लग रहा है, ये दिखने में सही लग रहा है, एक बार आप खुद ये चेक नहीं करते। क्या देखते हैं, क्योंकि अगर इस सारे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को आप फिल्म से निकाल भी दोगे तो भी उसके सस्पेंसफुल और थ्रिलिंग होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कोई अगर सवाल करेगा आदित्य धर से इस चीज को लेकर तो वो कह देगा कि भाई ये तो फिक्शनल फिल्म है, और कोई पूछेगा कि अगर एक फिक्शनल फिल्म है तो इतने सारे रियल लाइफ इवेंट्स क्यों ऐड किए, तो वो कहेगा लेकिन इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स फिल्म है। हो गई आपकी निंजा टेक्निक तैयार डॉग विस्लिंग करने की और प्रोपेगेंडा चलाने की। साल 2011 का ये न्यूज आर्टिकल देखिए दोस्तों। करेंसी पेपर सप्लाई करने वाली ब्रिटिश कंपनी पर बैन लगा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस नमो नारायण मीणा ने राज्यसभा को बताया कि ब्रिटिश कंपनी डेलारू का भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट था बैंक नोट का पेपर सप्लाई करने के लिए। अब जुलाई अगस्त 2010 में ये बात नोटिस में आई कि डेलारू द्वारा सप्लाई किया जा रहा पेपर प्रिस्क्राइब्ड स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक नहीं था। कंपनी ने बाद में इस कमी को स्वीकार किया, जिसके बाद मनमोहन सिंह सरकार द्वारा इस ब्रिटिश कंपनी को सिक्योरिटी क्लियरेंस मना कर दी गई। आगे देखिए आर्टिकल में क्या लिखा है। इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने जो रिसेंटली जाली करेंसी पकड़ी थी उनकी क्वालिटी लीगल करेंसी नोट्स के जैसी थी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने सजेस्ट किया कि पाकिस्तान में हाई सिक्योरिटी प्रेस में जाली नोट छापे जाते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था को हिलाने के लिए भारत में स्मगल किए जाते हैं। इस न्यूज आर्टिकल को पढ़कर आपको क्या फीलिंग आ रही है? यही ना कि हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपना काम कर रही थी, इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना काम कर रही थी और उनके इनपुट्स के आधार पर मंत्री एक्शन भी ले रहे थे। लेकिन फिल्म ने इस जाली नोट के रेफरेंस को लेते हुए दिखाया कि कैबिनेट मिनिस्टर ने नोट छापने की मशीन को फॉल्टी बताया और फिर वो मशीन पाकिस्तान पहुंच गई। जबकि इस बात का मूवी देख ले भाई, तुम मूवी देख ले, कहां पे पाकिस्तान पे वो मशीन पहुंची। मुझे जितना याद है, मैं जो मूवी देखा हूँ वो मैं जितना देखा हूँ उसके बेसिस पे मैं तो ये जानता हूँ, थिएटर के बड़े पर्दे पे मैं ये देखा हूँ कि जो प्लेट्स है, जो एक मंत्री है वो अपनी प्राइवेट जेट में कुछ तकनीकी खराबी की बहाना दे के दुबई में कुछ घंटे के लिए रुक जाते हैं और वहाँ पे ही प्लेट्स एक्सचेंज होते हैं। इंडियन जो करेंसी की 500 और 1000 के नोट्स की प्लेट्स है वो। तो आपने मूवी के अंदर कहाँ पे देखा जो मशीन भेजा गया है पाकिस्तान पे? कहाँ पे? पता नहीं यार, कौन सा मूवी मैं देखा, कौन सा मूवी ये देखे। रत्ती भर भी कोई सबूत नहीं है, कोई भी ऐसी न्यूज आपको नहीं मिलेगी ऐसा कुछ भी हुआ हो। अगर आप ये कहोगे कि उस समय ये खबर बाहर कैसे आती, लेकिन 2014 के बाद से तो मोदी सरकार आ रखी है। अगर उस समय कुछ ऐसा हुआ था तो उस मंत्री को पकड़ो और जेल में डाल दो। 11 सालों से उसका कुछ भी जिक्र क्यों नहीं किया गया? The reason behind your overthinking is your brain is caught in a negative loop. Hi, I'm Dr. Meghna Dikshit, a brain and performance
इसी तरह फिल्म में दिखाया गया कि 26/11 हमले से पहले इंटेलिजेंस इनपुट्स मौजूद थे। ये बात सच है। जैसे कि यूके के एक डिफेंस और सिक्योरिटी थिंक टैंक RUSI का ये नवंबर 2009 का आर्टिकल देखिए। इसमें बताया है कि कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स मौजूद थे लेकिन बहुत स्पेसिफिक नहीं थे। पुलिस और कोस्ट गार्ड उन पर एक्शन नहीं ले सकी। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के पास पुरानी बोल्ट राइफल्स थी। जो एलीट NSG है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, वो अटैक के 10 घंटे बाद पहुंच सकी, जिससे लॉजिस्टिक्स की कमी दिखती है। ऊपर से उनके पास नाइट विजन गॉगल्स नहीं थे और एक ऑपरेशन कमांड सेंटर की कमी थी। यानी यहाँ इंटेलिजेंस फेलियर के अलावा स्विफ्ट रिस्पॉन्स और कोऑर्डिनेशन की कमी भी देखी गई। लेकिन क्या हम इन फेलियर्स की वजह से ये अज्यूम कर सकते हैं कि मनमोहन सिंह की सरकार गद्दार थी और उन्होंने जानबूझकर ये हमला होने दिया? अगर आप ऐसा कहोगे तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और मोदी सरकार भी उस गद्दारी के कटघरे में आ जाएंगी, क्योंकि चाहे IC-8 ठीक तरीके से अगर देखा जाए, ये बंदा बात तो शुरू किया था मूवी को लेके बात शुरू करते करते हर दूसरे पॉइंट पे वो मोदी सरकार, BJP, अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार, ये वो हर दूसरे पॉलिटिकल चीज़ को लेके वो एक भरता टाइप का बना रहा है। ठीक है ना? ये थोड़ा बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि आप एक पर्टिकुलर पॉइंट को छुपाने के लिए आप झूठ पे झूठ ऐसे बोले जा रहे हो, और इतना ज़्यादा झूठ का लेवल और बार ऐसे हाई हो चुका है। जिस टॉपिक से चीज़ें चालू हुआ था बोलना, वो टॉपिक ही कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे छुप जाता है। अब लोग उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके बात करने लग जाते हैं, बट जिस चीज़ से ये चर्चा चालू हुआ था वो छुप गया है। तो वही चीज़ हो रहा है इसका। 14 का कांधार फ्लाइट हाईजैक हो, कारगिल वॉर हो, 2016 का उड़ी टेरर अटैक हो या 2019 का पुलवामा आतंकी हमला हो, इन सब के लिए भी इंटेलिजेंस पहले से ही मौजूद था। मुझ पर यकीन नहीं होता, इन रिपोर्ट्स को देखो। कांधार फ्लाइट हाईजैक को लेकर पहले से इनपुट थे जिन पर काम नहीं हो पाया, और जब प्लेन अमृतसर में रीफ्यूलिंग के लिए उतरा, वहां पर भी थ्रेट को न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सका। इसी हाईजैक के दौरान मसूद अजहर जैसे खतरनाक आतंकी को छोड़ा गया था। बाद में कई आतंकी हमलों में उसकी इन्वॉल्वमेंट देखी गई, जैसे कि 2001 का JNK असेंबली अटैक, 2001 का इंडियन पार्लियामेंट अटैक, 2008 का 26/11 अटैक, 2016 पठानकोट अटैक, 2019 पुलवामा अटैक और अब 2025 में रेड फोर्ट टेरर अटैक। इंडिया टुडे के इस न्यूज आर्टिकल को देखिए। उड़ी आर्मी इंस्टॉलेशन के टारगेट होने को लेकर स्पेसिफिक इनपुट्स मौजूद थे। IB ने आर्मी यूनिट्स को अलर्ट भी किया था, लेकिन फिर भी उड़ी टेरर अटैक हो गया। पुलवामा आतंकी हमले को देखिए। फ्रंटलाइन के एक इन्वेस्टिगेशन ने बताया था कि 2-3 नहीं 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स मौजूद थे। कितने? 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स। चाहे इंटेलिजेंस फेलियर हो या इंटेलिजेंस इनपुट होने के बावजूद खराब कोऑर्डिनेशन हो या खराब प्लानिंग की वजह से चूक जाना हो, इन सभी फेलियर्स के लिए सरकार और सिक्योरिटी एजेंसीज को क्वेश्चन किया जाना चाहिए, और ये किसी भी नागरिक का अधिकार ही नहीं बल्कि फर्ज है। ये सवाल लोग BJP सरकार से भी पूछते हैं और पहले कांग्रेस सरकार से भी पूछते थे। हर तरफ आलोचना भी होती थी, लेकिन चाहे कांग्रेस सरकार हो या BJP सरकार, किसी के लिए भी ये कहना कि ये सरकार गद्दार है और जानबूझकर आतंकी हमला होने दे रही है, ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस की जरूरत होती है। अभी हाल ही में हुए रेड फोर्ट टेरर अटैक पर भी ऐसी अफवाहें उठाई जा रही थी कि अगले दिन इलेक्शन थी तो मोदी सरकार ने जानबूझकर करवाया होगा। मैंने अपने वीडियो में खुलकर कहा था कि सरकार को इस तरीके से ब्लेम करना सही नहीं है। मैं मानता हूं कि इस सरकार ने ऐसे कई काम किए हैं जिससे इन पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इस तरीके से बिना किसी सबूत के इस तरीके से कंक्लूजन पर पहुंच जाना यह भी बहुत गलत है। लेकिन सोचकर देखो, अगर कोई फिल्म डायरेक्टर पूरी की पूरी फिल्म इस चीज पर बना दे, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, और फिर डायलॉग डाला जाए फिल्म में कि यह सरकार देशभक्त नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? आदित्य धर BJP के तलवे चाटने में इतना खो गया कि उसने यही अगेन वही चीज़ मैं बोला ना, घुमा फिरा के वही मोदी, वही BJP, वही चीज़, वही सेम चीज़, एक ही बात को घुमा फिरा के बोल रहा है बंदा। बेवकूफी कर डाली। वैसे शायद इसको बेवकूफी नहीं कहना चाहिए। नाजी प्रोपेगेंडिस्ट लेनी रिफेनस्टाल, जिसका मैंने वीडियो में पहले जिक्र किया था, वो हिटलर के मारे जाने के बाद कुछ ऐसा ही कहती थी कि मैं तो बस एक मासूम सी फिल्म मेकर हूँ, मुझे बस अपनी आर्ट से मतलब था, जो चल रहा था मैंने उसे डॉक्यूमेंट कर दिया। Hitler und Speer haben das gemacht. Ganz alleine? Ja, ganz alleine. Ich hatte damit nichts, ich wusste gar nichts, ich hatte keine Ahnung davon. Ich habe das gesehen und habe versucht, das gut aufzunehmen. Aber die Idee, dass ich da mitgewirkt habe, finde ich ja geradezu albern. मोदी के सत्ता से बाहर जाने के बाद मैं यहाँ पे एक चीज़ बोल देना चाहूँगा, अगेन मैं बोल रहा हूँ, इसके पहले भी मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो पे, कि यहाँ पे इन मोहतरमाओं की जो दोनों मूवी है जर्मन, वो मैं देखा नहीं हूँ, तो
मूवी के अंदर हुआ क्या है मुझे बिल्कुल पता नहीं, बट मुझे ये चीज़ अच्छी तरीके से पता है। एज ए ह्यूमन बीइंग हो, एज अ आप रिव्यूवर बोल सकते हो, कमेंट्रेटर बोल सकते हो, मूवी जो भी क्यों ना बोलो, उसके बेसिस पे मैं इतना तो जानता हूँ कि कोई भी इंसान, कोई भी इंसान अगर एक मूवी बनाता है जिस वाले मूवी के साथ उसका पर्सनल नाम जुड़ा होता है कि यार डायरेक्टेड बाय ब्ला ब्ला ब्ला, कोई भी नाम जुड़ा हो, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि यार ये मूवी खराब बने। वो जितना परफेक्ट चाहेगा अपने इस पर्टिकुलर शॉट को बढ़िया तरीके से लेने की कोशिश करेगा, जितना भी उसमें दिक्कत क्यों ना है वो उस पर्टिकुलर शॉट को बढ़िया वे में करेगा। जैसे कि मैं मेरी पर्सनल वीडियो पे अगर एक टेक में चीज़ें ना होता तो 2 टेक, 3 टेक, 4 टेक ऐसे लेता हूँ। एक पर्टिकुलर पॉइंट को मुझे अगर किसी जगह पे लगता है कि यार सिंगल टेक में मुझे बात करना है तो मैं सिंगल टेक में ही बात करता हूँ, और जब तक मुझे पसंद ना आए तब तक मैं रीटेक लेता रहता हूँ। तो उसी तरीके से कोई भी औरत, कोई भी अगर मर्द, कोई भी मेल फीमेल पर्सनैलिटी कोई भी हो, कोई भी अगर अपनी मूवी को बना रहा है तो वो कभी नहीं चाहेगा कि यार कोई भी पर्टिकुलर शॉट हो वो खराब हो। लेकिन आदित्य धर भी ऐसे ही डायलॉग्स मारेगा। लेकिन सुजान सोनताग ने अपने आर्टिकल फैसिनेटिंग फैशिज्म में इस झूठ का पर्दाफाश किया था। उन्होंने इसका सबूत दिखाया कि कैसे लेनी हिटलर के तलवे चाटने वाली एक नाजी प्रोपेगेंडिस्ट थी। फिक्शनल फिल्मों में तो प्रोपेगेंडा था ही, लेकिन सुजान ने लेनी की डॉक्यूमेंट्रीज पर भी सवाल उठाया कि किस तरह उसने लो एंगल शॉट्स, मॉन्यूमेंटल फ्रेमिंग, ट्रैकिंग शॉट्स का इस्तेमाल करते हुए नाजी फिगर्स को एक आकर्षक स्पेक्टिकल की तरह पेश किया। अगेन जो चीज़ मैं बताया वही सेम चीज़ यहाँ पे है कि कोई भी अगर मूवी बना रहा है, ठीक है, तो वो ये सोच के बनाएगा कि यार उसके अंदर जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है, वो उसके अंदर पर्टिकुलर जो ओवरऑल कास्ट है, वो फिल्म मेकर किस नज़रिए से दिखाना चाहता है। तो इन्होंने भी वही सेम चीज़ किया है, कुछ ऐसे अलग उन्होंने कुछ नहीं किया कि इनको लेके पर्टिकुलर वो हर दूसरे बारी में एग्जाम्पल दे के बात किया जा रहा है। Eine dieser Reden Schiene, eine Rundschiene lege, dann ist die Rede interessanter, als wenn ich sie von einem Standpunkt aufnehme. सच बात ये थी कि उसकी फिल्मिंग टेक्निक उसके प्रोपेगेंडा इंटेंशन के साथ 100% सिंक में। एक तो भाई यार ये प्रोपेगेंडा ये ऐसा होता है ना, स्कूल में जब हम नए नए कुछ एक इंग्लिश वर्ड सीखते हैं, वो इंग्लिश वर्ड ऐसे भारी होता है जो सुनने में कूल लगता है, तो इसीलिए हर दूसरी बार वो भारी वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कि मुझे याद है मैथमेटिक्स, बचपन में मैं काफ़ी यूज़ करता था ऐसे, मैथमेटिकली ये काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा अनोइंग है, ये पॉसिबल नहीं है, ये ऐसा टाइप का चीज़, मतलब मैं तो बचपन में ऐसे यूज़ करता था, ये काफ़ी स्लैंग जिसे कहते हैं। तो ये इंसान भी वही अपने वैसा लग रहा है कि यार नया नया वर्ड सीखा है प्रोपेगेंडा, तो वो उसको ही लेके पूरा मिल्क किया जा रहा है। भाई साहब क्या कर रहे हो आप? थी। इसलिए ऋतिक रोशन जी इस बात को समझिए कि आदित्य धर के प्रोपेगेंडा और फिल्म टेक्निक को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। आदित्य धर कोई बेवकूफ नहीं है, वो प्रोपेगेंडा का बवंडर चलाने वाला धुरंधर है। अब सरकार को तो गद्दार डिक्लेयर किया सो किया, लेकिन इंटेलिजेंस ऑफिसर का क्या? फिल्म में दिखाया जाता है कि इंटेलिजेंस ऑफिसर को पता चलता है कि भारत पर अटैक होने वाला है, लेकिन उसने सोचा कि ये सरकार तो गद्दार है, इसलिए छोड़ो, क्या ही कुछ करना, इस इंफॉर्मेशन को बस अपने पास रख लेता हूं। सुशांत सिन्हा जैसे जोकर बता रहे हैं कि इस इंटेलिजेंस ऑफिसर अजय सान्याल का किरदार अजीत डोभाल से प्रेरित है। अजय सान्याल के गेटअप में माधवन के किरदार में लोगों को मौजूदा वक्त में भारत के एनएसए अजीत डोभाल की साफ साफ झलक दिख रही। लेकिन क्या अजीत डोभाल खुद इस बात को लेकर सहमत होंगे कि ऐसा निकम्मा किरदार उनसे प्रेरित है? एक बार दोस्तों अपने दिमाग से कांग्रेस बीजेपी निकालकर सोचो। अगर भाई हमने तो कभी हमारे दिमाग में कांग्रेस या बीजेपी को नहीं बना दिया, आप ही दिमाग में घुसा रहे हो ये चीजें। आप इंटेलिजेंस ऑफिसर होते तो क्या ऐसे बिहेव करते? एक बार के लिए मान लेते हैं कि आपको सरकार के ऊपर डाउट है, तो क्या आप हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाओगे? क्या अपनी तरफ से आप आखिरी कोशिश नहीं करोगे अपने देश को बचाने की? और कुछ और ही नहीं तो कम से कम मीडिया में तो लीक करा ही दोगे। जितने ईमानदार ऑफिसर सीधे आप वाह भाई वाह, क्या बोल के मीडिया में लीक कराओगे कि हमारे देश की जो सरकार है वो गद्दार है, या ये बोल के लीक करोगे कि यार एक मिशन के लिए हमने भेजा है जिस मिशन का नाम है मिशन धुरंधर,
जहाँ पे एक स्पाई को हमने भेजा है, ये बोल के लिख कर आओगे? मतलब बोलने के पहले क्या हम लोग कुछ सोचते नहीं हो मिस्टर राठी? के अंडर आते हैं, आप उनको लेकर कुछ तो करोगे ना, और ये भी नहीं कर पाए तो फ्रस्ट्रेशन में आकर रिजाइन तो कर ही दोगे कम से कम, या फिर 10 साल तक ऐसे ही खाली हाथ बैठे रहोगे और फ्री की सैलरी लेते रहोगे बस। सर इंटेल मिला है, इस पर तुरंत एक्शन लेना होगा, बट अभी नहीं। ये इंटेल तब काम आएगी जब कल की अवतार जन्म लेगा, जब क्लाउड होंगे और बेनिफिट कर सकेंगे। सर यूपी के लिए भी एक इंटेल है। अभी नहीं, यूपी की इन्फॉर्मेशन को भी संभाल कर रखो। यूपी में एक दिन आएगा जब विन डीजल जैसा दिखने वाला एक सीएम एक दिन आएगा। अभी हमें सैलरी लेनी चाहिए? नहीं, सैलरी लेना नहीं छोड़ना है, क्योंकि शुगर की कैलोरी हलवाई नुमा और ब्यूरोक्रेट की सैलरी बड़ी कसाई नुमा होती है। वैसे सैलरी से याद आया कि फिल्म में जो भारत के सीक्रेट एजेंट पाकिस्तान में काम कर रहे थे, उनकी सैलरी कौन दे रहा था? क्योंकि इनके हिसाब से तो सरकार गद्दार थी, तो वो फिर इस ऑपरेशन धुरंधर को कंटिन्यू क्यों होने दे रही थी? कुछ तो सेंस होना चाहिए था ना यहाँ पर। Can't trust your AI results? Let Borium sift through 170 million papers. कमाल की बात यह है कि कैबिनेट मिनिस्टर, सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसीज पर सवाल उठाने के बाद आदित्य धर ने आपको भी नहीं छोड़ा। फिल्म में एक डायलॉग है जिसमें कहा गया है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन तो हिंदुस्तानी है। ये वही नैरेटिव है, यानी ये बात यहीं पे फिट बैठता है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी है, एंड स्टिल आप वही चीज कर रहे हो। आदित्य धर ने सही बोला है। जो असल जिंदगी में आपने पहले भी सुना होगा, जैसे कि अगर एक राजनीतिक पार्टी को आपने वोट नहीं दिया तो आप गद्दार हो गए। किसी डिफेंस ऑफिसर की वाइफ ने भी अगर ये कह दिया कि देश में एकता जरूरी है और किसी कम्युनिटी के खिलाफ ब्लैंकेट हेट्रेड मत फैलाओ, तो लोग उनको भी गद्दार कहने लगे। आपको केवल इसलिए भी आतंकियों से जोड़ा जा सकता है क्योंकि आप एक मुस्लिम परिवार से हैं। जैसे कि एक बीजेपी नेता ने तो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कह दिया था। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली। ये गलत है, ये एक्चुअली में काफ़ी गलत है। यहाँ पे जो वो नेताजी हैं, उन्होंने जो भी कहा है तो वो काफ़ी ज़्यादा गलत कहा है। हाँ, ये जो ध्रुव राठी ने कहा है, इस बात को लेके मैं सहमत हूँ उनको, ये काफ़ी ज़्यादा गलत था। नरसिंह आनंद ने हमारे पूर्व राष्ट्रपति, हमारे देश के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी जिहादी कह दिया था। अब्दुल कलाम भारत का राष्ट्रपति बना, लेकिन वो नंबर 1 का जिहादी था कुछ दिन पहले। हाँ, ये गलत है और हमें हमारी सोच बदलना चाहिए, नहीं तो हमारे देश की ऐसे इंसान आगे आने वाले वक्त पे हमारे ऊपर ही उंगली उठाएगा। तो यहाँ पे गलती हमारी है और मैं पूरे खुले तरीके से मैं यहाँ पे एडमिट करता हूँ। हमारे देश के नेताओं को सोच समझ के बातें बोलनी चाहिए, बातें मीडिया के सामने रखनी चाहिए। ये काफ़ी गलत है, ये जो दोनों इंसिडेंट ध्रुव राठी ने दिखाया है। हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा ध्रुव राठी का सपोर्ट लेना चाहूँगा। खैर, नेक्स्ट देखते हैं। पहले ही अजीत डोभाल की एक ये पुरानी सोशल मीडिया पर क्लिप तेजी से वायरल हुई। ये वीडियो ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर 11 साल पहले अपलोड हुआ था। 1.5 घंटे के इस वीडियो में जब आप 1 घंटे के आसपास देखते हो तो आपको वहां दिखेगा कि अजीत डोभाल परवेज मुशर्रफ के दिल्ली में हुए एक प्रेस कॉन्क्लेव के बारे में बताते हैं कि कैसे परवेज मुशर्रफ ने इंडिया के एक टॉप मौलाना से पूछा था कि क्या आप खुश हो, तो उन्होंने कहा कि कोई भी भारतीय मुस्लिम किसी भी पाकिस्तानी मुस्लिम से ज्यादा खुश है। आप अपने घर पर ध्यान दीजिए। क्या आप अपने हालात से खुश हैं भारत में? उन्होंने कहा, भारतीय मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमानों से कहीं ज्यादा खुश हैं। आप अपने घर और अपने देश का ध्यान रखिए। You take care of your house. Don't bother about us. अजीत डोभाल कहते हैं कि मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, हमें उनका साथ चाहिए राष्ट्रीय मकसद के लिए, और ऐसे में वो किसी से भी ज्यादा राष्ट्रवादी हैं। वो इतिहास में विलिंग पार्टनर्स रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। 1857 की क्रांति में हिंदू भी लड़े थे और मुस्लिम भी। इसके आगे वो ये भी कहते हैं कि ISI ने भारत में खुफिया कामों के लिए जितने लोगों को भर्ती किया है उसमें मुस्लिमों की तुलना में हिंदू अधिक रहे हैं। The number of persons that ISI has recruited for intelligence task in India, there have been more Hindus than Muslims. अगर 1947 से लेकर अब तक उन मामलों को देखें तो 4000 से ज्यादा मामलों में 20% भी मुस्लिम नहीं होंगे। All these cases which come, more than 4,000 cases, probably not even 20%. अब अजीब बात यह है कि अजीत डोभाल इस वीडियो को डीप फेक कहते हैं। ये वीडियो तब वायरल हुआ था जब रेड फोर्ट टेरर अटैक के बाद कुछ नफरतखोर लोगों ने देश के सभी मुसलमानों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था।
अजीब बात देखिए कि जब कोई हिंदू आईएसआई के लिए मुखबिरी करते हुए पकड़ा जाए तो वो बस एक हिंदू ने किया, लेकिन मुंबई से मैनहट्टन तक कहीं भी कुछ हो जाए जिसमें कोई मुस्लिम इन्वॉल्व है तो देश के हर एक मुसलमान की देशभक्ति पर सवाल उठाया जाता है। आज के दिन सभी नफरतखोर प्रोपेगेंडा फिल्में यही कीचड़ फैलाती हैं ताकि इस कीचड़ में कमल खिल पाए। धुरंधर फिल्म में भी बड़े सटल तरीके से ये किया, कीचड़ में कमल खिल पाए। मतलब भाई अगर तुझे कुछ पर्सनल हेट है बीजेपी को लेके, मोदी जी को लेके, आए दिन तेरे वीडियोस में ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलता है। मैं पर्टिकुलर फैन टाइप का नहीं हूँ इनके वीडियो का, और मैं पॉलिटिकल चीज़ों को उतना ज़्यादा फॉलो भी नहीं करता, बट इनकी वीडियोस में ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर होता है, हर दूसरे वीडियोस में स्पेशली, कि बीजेपी को लेके कुछ ना कुछ ये है, कुछ ना कुछ ये। हाँ, पार्टियां हैं हमारे देश में और इन पार्टियों की कमियां और खामियां भी हैं, और डेफिनेटली बात करना चाहिए क्योंकि हम लोग ही तो एंड ऑफ द डे पे वोट दे के जिताते ही हैं ना, चाहे दिन के आखिर में जितनी भी धांधलियाँ क्यों ना हो, बट एंड ऑफ द डे पे वोट तो दिया जाता है और उस बेसिस पे ही जीतते हैं। ठीक है, तो उंगली उठाना चाहिए और उंगली उठाना ज़रूरी भी है, बट अगर यही चीज़ करना है तो आपने इस धुरंधर मूवी को लपेटे में क्यों लिया? इसका कोई सेंस नहीं बनता। घुमा फिरा के आपकी अगर सुई अटक रहा है बीजेपी या मोदी जी के ऊपर ही, तो आप पर्टिकुलर उनको लेके एक वीडियो बना दो, उनको लेके बनाओ, उनकी सोच को लेके बनाओ, बीजेपी की वो प्रोपेगेंडा को लेके बनाओ, ये लेके वो लेके हर दूसरी चीज़ को लेके बनाओ। आप जिस चीज़ पे आपका सुई अटका हुआ है उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके बनाओ। क्यों इस वाले मूवी को लपेटे में लिया गया? क्या गया है? किसी भी सीन में कोई पाकिस्तानी कहीं पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाता, सब लोग सिर्फ अल्लाहू अकबर बोलते हैं। और जब विलन रहमान डकैत मारा जाता है तो हमें जय हिंद नहीं सुनाई देता, बैकग्राउंड में चलता है अस्तो मा सदगम। भाई पढ़ा लिखा जाहिल आपने सुना है कभी? नहीं सुने होंगे तो इनकी बातें सुन लो और इनको देख लो। हर बार फिल्म में आदित्य धर ने ये अस वर्सेस देम का नफरतखोर प्रोपेगेंडा डाला है। फिल्म में वो इंटेलिजेंस ऑफिसर भी कहता है कि वो लोग तो दंगा कर देंगे। यहाँ साल 2007 में उत्तर प्रदेश की बात हो रही होती है। उत्तर प्रदेश सरकार पर भी तंज कसा जाता है। उस समय पहले मुलायम सिंह यादव और फिर मायावती की सरकार थी। इस चीज को इंग्लिश में डॉग विस्लिंग कहा जाता है। जो सीटी हम कुत्तों के लिए इस्तेमाल करते हैं वो आमतौर पर इंसानों को सुनाई नहीं देती। इसी तरीके से काफी हद तक नफरतखोर प्रोपेगेंडा इस फिल्म में डॉग विस्लिंग की तरह है। आम जनता को शायद उतना समझ नहीं आएगा, लेकिन कम्युनल हेट्रेड फैलाने वाले जो नफरतखोर लोग हैं उन तक ये पॉलिटिकल घुमा फिरा के इसकी सुई एक ही जगह पे अटका हुआ है मैसेज बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा। लेना ही पड़ेगा। तो अभी तक आपने देखा दोस्तों कि कैसे आदित्य धर ने दुनिया के सामने डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे देशभक्त को बदनाम किया, इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में नॉनसेंस बातें फैलाई कि वो क्रिमिनल्स को हायर करती हैं और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे रहते हैं मुस्लिमों के खिलाफ। ओके, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर मैं बोलना चाहूँगा क्योंकि मैं मूवी देखा हूँ इसके लिए, कि क्रिमिनल्स को यहाँ पे हायर किया। आप एंड में, मूवी के एंड में, स्पॉयलर्स हैं ऑब्वियसली, बट ये बोलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है कि मूवी के एंड में जो रणवीर सिंह का कैरेक्टर है वो क्यों क्रिमिनल बना, क्यों, मतलब वो इतना ज़्यादा, उसके हाथ में बंदूक कैसे आई, वो उन सब चीज़ों के बारे में हम नहीं जानते। वहाँ पे प्रॉबेबली धुरंधर की जो पार्ट 2 या वॉल्यूम 2 जो भी हमारे सामने आएगा तो उस वक्त पे हमें पता चलेगा कि यार क्या हुआ था। ठीक है, अभी तक उस कैरेक्टर की बैक स्टोरी के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, तो क्यों, अगर जिस कैरेक्टर की बैक स्टोरी के बारे में प्रॉपर फुल ऑन हमें पता नहीं है तो उसको लेके उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के ऊपर क्यों ही उंगली उठाना इतने अर्ली टाइम पे। सटल डॉग विस्लिंग की, हिंदुस्तानियों को देश का दुश्मन बताया, लेकिन फिल्म में सबसे प्रॉब्लमेटिक सीन तो है 26/11 अटैक वाला। 26/11 हमले के बाद पाकिस्तानियों को भारत पर हंसते हुए दिखाया गया है। उन्हें डायलॉग दिया गया कि भारत का रिएक्शन फुस रहा।
अमेरिका भारत को गाजर दिखाता रहा। आदित्य धर से मैं पूछना चाहूंगा, पिछले महीने ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 26/11 अटैक के शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। शहीद हेमंत करकरे, अशोक कामटे, विजय साळसकर, तुकाराम ओंबले, इनमें से किसी का भी नाम सुना है कभी? नाम तो तूने सुना होगा, लेकिन तेरे जैसा घटिया आदमी प्रोपेगेंडा फैलाने में खुद के ही देश पर। यही चीज बोल रहा था कि इस इंसान को एक वर्ड पता चल गया, प्रोपेगेंडा, और वही वर्ड को तोड़ मरोड़ के घुमा फिरा के एक पर्टिकुलर चीज के आसपास से लेके वही ला रहा है। जोक्स मारने में इतना खो गया कि तूने इन शहीदों का कोई भी सीन, कोई फुटेज, कोई खबर, कुछ भी इंक्लूड करना जरूरी नहीं समझा। ये जो थे एएसआई तुकाराम ओंबले, उनके हाथ में सिर्फ एक लाठी थी दोस्तों, लेकिन किसी डर के बिना वो आगे बढ़ गए। उनको कई गोलियां लगी, लेकिन आगे जाकर अजमल कसाब की बंदूक पकड़ ली। जानते हो क्यों? क्योंकि उनके कोलीग संजय गोविलकर ने कहा था, याला मारू नको, हा एविडेंस आहे, यानी इसे मारना मत, ये एविडेंस है। क्योंकि उन्होंने अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा, इसी वजह से पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज किया जा सका, इंटरनेशनल प्रेशर बनाया जा सका, भारत का केस मजबूत हुआ। लेकिन आदित्य धर को पाकिस्तानियों के मुंह से अपने ही देश का मजाक उड़वाना है। पहले भी एक वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से गोदी इकोसिस्टम के चुचुंदर भारत की फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल इमेज को डाउन करते रहे। वैसे केवल आदित्य धर ही नहीं, बाकी फिल्म में काम करने वाले एक्टर्स भी तो हैं। रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, माधवन, इन लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? लेकिन दिक्कत यह है दोस्तों, हमारे देश में ज्यादातर एक्टर्स सभी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट जाते हैं। वो अपने आप को सिर्फ भाड़े के टट्टू की तरह देखते हैं। भाड़े का टट्टू पता है ना दोस्तों? चाहे आप उसके ऊपर बंदूक लाद दो, भट्टे से ईंट डाल दो, शॉल की गठरी बांध दो, भाड़े के टट्टू को कोई मतलब नहीं। उसका काम तो है बस बोझ ढोना, खुद का कोई दिमाग नहीं लगाना। बॉलीवुड एक्टर्स भी यही कहते हैं। हाँ, आपने यहाँ पे सही बोला। जो भाड़े के टट्टू होते हैं उनका काम है सिर्फ बोझ उठाना, ठीक है। और ये जो एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, उनका भी मेन प्रायोरिटी और वर्क ये है कि जो ऑडियंस पैसे पे करके थिएटर पे आ रहे हैं उनको मज़े देना। बाद में वो क्या डिलीवर कर रहा है, क्या कुछ कर रहा है, वो बात की बात है, बट एंड ऑफ द डे में जो मेन फोकस होता है वो यही होना चाहिए कि जो ऑडियंस पैसे पे करके आ रहा है थिएटर पे उनको मज़े देना। तो वो वही काम किए हैं, आदित्य धर ने भी वही काम किया है। जहाँ तक आप जैसे कि बोल रहे हो कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ऐसे होता है, आपकी इस वीडियो से कैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो मुझे तो फिलहाल अभी तक पता नहीं चला। मैं अभी कितना मिनट हुए वीडियो पे देखते हैं, 25 मिनट हो चुका है, बट मुझे अभी तक तो पता नहीं चला कि यार कैसा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभा रहे हो इस वाले वीडियो से। कि हम तो सिर्फ एक्टर्स हैं, हमें थोड़ी कोई दिमाग लगाना है, हमसे जो करने को कहा जाएगा हम वो करेंगे। इसलिए कभी ये लोग बेटिंग एप्स को प्रमोट करते हैं, कभी पान मसाला को प्रमोट करते हैं, तो कभी नफरतखोर प्रोपेगेंडा फिल्मों का प्रचार करते हैं। ऐसे बहुत कहा था ना एक वर्ड मिल गया बंदे। एक्टर्स हैं हमारे देश में जो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। So delicious and so hot, you just can't stop. Try the new Maggi Spicy. दोस्तों, क्या आप अपना टाइम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे वेस्ट कर रहे हो? इसी वक्त बंद कर दो टाइम पास करना। अगर आपको भी चाहिए। धुरंधर फिल्म में एक और बड़ी प्रॉब्लम है गैंगस्टर्स का डिपिक्शन। रहमान डकैत एक शैतान किस्म का आदमी था। ड्रग्स, बंदूक, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, मर्डर, उसने अपनी माँ को भी मार डाला था। उसके एसोसिएट्स ऐसी ऐसी चीजें करते थे जिसे शब्दों में बयां करना भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिल्म में इसका कैरेक्टर एक अलग ही कूल स्वैगर के साथ निकल कर आता है। माथे पर जुल्फे छाई हुई हैं। कहाँ पे भाई मूवी के अंदर कॉल आउट किया गया है? मूवी के अंदर कई सारे जगहों पे ये कॉल आउट किया गया है कि यार जो रहमान है वो अपनी माँ को गला दबो के मार दिया था। मूवी के अंदर कई सारे जगहों पे ये बताया गया है। डायलॉग बाजी करता है और उसका डांस इंस्टाग्राम पर वायरल हो जाता है। वो डांस इंस्टाग्राम पे वायरल इसलिए नहीं हो रहा कि यार ये रहमान डकैत है और ये एक गैंगस्टर है। ये उसका डांस इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि अक्षय खन्ना उस रोल को प्ले कर रहे हैं।
अक्षय खन्ना एज ए कैरेक्टर उस रोल को प्ले कर रहे हैं और लोग, ऑडियंस भी अक्षय खन्ना से रिलेट कर रहे हैं, इसीलिए वो पर्टिकुलर पॉइंट, वो पर्टिकुलर डांस, वो पर्टिकुलर म्यूजिक वीडियो वो वायरल हो रहा है। ना कि यार रहमान डकैत है, ना कि उसने अपने माँ को जो गला काटा था, उस बेसिस पे लोग उस माइंडसेट से सोच रहे हैं। ठीक है ना, आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे एक इंसान है, एक कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि यार ये इंसान वैसा ही है, ये तो वो वैसे टाइप की बात हो गई। आपने जो एनिमल का वीडियो बनाया था, उस एनिमल की जो वीडियो है वहाँ पे आपने उसे कैंसर बोला था। अगेन उसके अलावा बोला था कि यार जो सब लोग ये ब्लडी ब्रूटल टाइप ऑफ मूवीज़ देखते हैं, गोडनेस वाली मूवीज़ देखते हैं या बनाते हैं, उनको मेंटली कुछ डिसऑर्डर टाइप ऑफ कुछ है, कुछ दिक्कत है। ठीक है ना, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है क्या डिसऑर्डर आपने बोला था, तो इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले रहा, बट कुछ दिक्कत है, मेंटली दिक्कत है, ऐसा टाइप का आपने बोला था। देखते हैं आगे भाई साहब क्या बोलते हैं। किसी शैतान आतंकवादी को इस तरीके से कूल पर्सोना में स्टाइलाइज करना शोभा देता है क्या? इससे पहले भी मैंने ऐसी फिल्मों को क्रिटिसाइज किया है, जैसे कि वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई जैसी फिल्में, जहां पर गैंगस्टर्स को बड़ा कूल दिखाया जाता है, वो गाने गाते हैं। गैंग्स ऑफ वासीपुर को तो आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रमोशन किया। हालांकि गैंग्स ऑफ वासीपुर की जो कहानी है वो रियल लाइफ कहानी है, बट उसे तोड़ मरोड़ के उसे पेश किया गया है। उसे पेश किया था अनुराग कश्यप ने, बट उस वाले मूवी को तो आपने बहुत ही दिलो जान से प्रमोट किया था। क्यों भाई साहब, आप एक बार आपकी खुद की बात देख लो, उसके बाद बात करना। बॉलीवुड फिल्मों में ऑलमोस्ट एक हीरो की तरह दिखाया जाता है उन्हें। आदित्य धर ने यहाँ पर ना सिर्फ रहमान डकैत को इस तरीके से ग्लोरीफाई किया, बल्कि उसके वायलेंस को भी बहुत कूल तरीके से दिखाया। रंबो हो गाने पर गन फाइट चल रही है, कोई किलिंग सीन बर्फ में है तो कोई लड़ाई जंगल में है। धुरंधर मूवी को 3 बार मैं थिएटर पे देखा, बट अभी तक तो मुझे दिखा नहीं कौन सा सीन बर्फ पे है। मतलब एक शायद दिक्कत हो सकता है भाई यार, शायद मुझे ही दिक्कत होगा कि मैं दिखा नहीं। 3 बार इंसान जो मैं देखा हूँ थिएटर पे कैसे मिस हो सकता है बता? कहाँ पे कौन सा सीन बर्फ पे है यार, मुझे अभी तक पता क्यों नहीं चला। एक तो यहाँ पे 2 चीज़ हैं, ठीक है ना। एक तो मैं गलत मूवी देखा हूँ, नहीं तो आप गलत मूवी देख के ये वीडियो बना रहे हो। ये फैक्ट चेक एक बार आपने, आपकी जो जितने भी सारे लोग हैं, आपकी टीम की जितने भी सारे लोग हैं, क्या उन्होंने एक बार भी फैक्ट चेक नहीं किया? एक बार उन्होंने क्या मूवीज देखा है? आप बताओ। यह मूवी आपने डाउनलोड किया है किसी जगह से और ऐसे काट काट के देखे हो? आप बताओ। डांस कोरियोग्राफी तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन यहाँ पर वायलेंस कोरियोग्राफी देखने को मिलती है। अगर आप ठीक है, सुनो एक चीज सुनो, मैं बताता हूँ। हॉलीवुड की कई सारे मूवीज, वर्ल्ड सिनेमा के कई सारे मूवीज हैं। इन सब मूवीज के अंदर जब वायलेंस किया जाता है किसी पर्टिकुलर चीज से, किसी इंसान का अगर गला भी काटना हो या किसी भी कोई भी चीज करना हो, वो शॉट बढ़िया तरीके से आए तो इसलिए वो कोरियोग्राफ किया जाता है। इसमें कोई इतना दिमाग लगाने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। ये नॉर्मल सी एक बात है। कोई एक सीन पर्टिकुलर बहुत ही ज्यादा बढ़िया वे में आए तो उस वाले सीन को लेके कोरियोग्राफ किया जाता है, चाहे वो डांस हो, चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। अगर डायरेक्टर चाहता है कि यार वो कोरियोग्राफ हो, अगर डायरेक्टर चाहता है बढ़िया बेस्ट परफेक्ट वे में वो शूट हो, बढ़िया वे में एक्टर जो है वो अपने रिएक्शन दे, तो वो कोरियोग्राफ किया जाता है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट वो कोरियोग्राफ किया जाता है, डांस कोरियोग्राफ किया जाता है, वायलेंस कोरियोग्राफ किया जाता है, हर दूसरी चीज़ किया जाता है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? लोगों में से हो जिनको एनिमल और धुरंधर टाइप की हाइपर आ गया भाई साहब, आ गया भाई यार, आ गया भाई यार, घूम फिर के एनिमल पे आ गया यार। वांगा को कौन मिस, वांगा को यार मिस कर रहा हुआ यार, और आ गया भाई यार। फिल्में पसंद आती हैं, जरा अपने आप से सवाल पूछकर देखना, आखिर क्यों पसंद आ रही है आपको ये फिल्म? क्या आपके मन के अंदर ये फीलिंग आती है कि किसी इंसान का सर तरबूज की तरह टूटता हुआ मैंने देखा, वाह ये देखकर मुझे मजा आ गया। किसी इंसान को मैंने उबलती हुई कढ़ाई में गिरकर मरते हुए देखा, ओहो क्या मजा आया है देखकर। किसी का सर बंदूक से अच्छा, यहाँ पे एक चीज है, आप खुद देखो। यहाँ पे जो क्लिप यूज किया गया है टॉम एंड जेरी वाला, वो वाला क्लिप क्या बच्चों के लिए डेंजरस नहीं है? इनके हिसाब से देखा जाए तो हाँ डेफिनेटली डेंजरस है।
किस एज के बच्चे देख रहे हैं टॉम एंड जेरी, आप खुद बताओ। 5, 6, 7 साल के एज के जो बच्चे हैं वो देख रहे हैं। तो हिसाब ठीक तरीके से अगर किया जाए तो वो पर्टिकुलर शॉट भी डेंजरस है, ठीक है ना, बट उसे किस वे में लिया जा रहा है वो एक काफी बड़ी बात है। उड़ा दिया जाता है तो किसी को पेट से लटकाकर फांसी चढ़ाई जाती है। अरे क्या स्वाद आता है देखकर। जरा खुद से पूछकर देखो, अगर आप इन चीजों को एंजॉय कर रहे हो तो कितनी पागलपंती वाली चीज है ये। जिन लोगों को इस लेवल का खून खराबा देखना पसंद आता है वो असल जिंदगी में बहुत फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं। और एनिमल फिल्म के सक्सेस के बाद आदित्य धर को भी एंड स्टिल मैं बताता हूँ, देखो मैं देखा एनिमल, मैं धुरंधर देखा, मूवी के अंदर गजब का गॉड है, 7 मार्क को भी देखा। मैं किसी भी जगह से डिप्रेस्ड नहीं हूँ, मैं किसी भी जगह से फ्रस्ट्रेट नहीं हूँ। मूवी देखा, मुझे बढ़िया लगा, मैं रिव्यू दिया आप लोगों के सामने। एंड आप में से जो लोग भी, ज़्यादातर लोग देखे हो मूवीज़, आप लोगों की भी रिएक्शन बढ़िया आया। क्या आप लोग फ्रस्ट्रेट हो? आप अपनी डेली लाइफ की सारे स्ट्रेस वाले एलिमेंट को थोड़ा हटा के मूवी को लेके एक बार पर्टिकुलर आप सोच के देखो, क्या आप वाकई में फ्रस्ट्रेट हो? हाँ, आपको जो ये गोर ब्लडी ब्रूटलनेस पसंद आ रहा है, क्या आप फ्रस्ट्रेटेड हो, ये डिप्रेस्ड हो, इसके लिए पसंद आ रहा है? आप बताओ। ध्रुव जी, आपको फिल्म मेकिंग का कुछ भी नहीं पता, आप बुक्स रीड कीजिए, ठीक है ना। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो ब्लडी ब्रूटल गोरनेस है मूवी के अंदर जो दिखाया जाता है, लोग ऑडियंस देख के इतना ज़्यादा क्रेजी क्यों हो जाते हैं? क्रेजी मीन्स कि यार इतना ज़्यादा उनको उनकी एड्रेनलिन में ये रश क्यों आ जाता है? इसके पीछे का रीज़न मैं बताता हूँ। रियल लाइफ में ना ये होना पॉसिबल नहीं है, ये सबको पता है भाई, सबको ही पता है ये रियल लाइफ में बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो थिएटर में जब कोई इंसान जा रहा है मूवी देखने, वो थोड़ा सा अपने रियलिटी को साइड में रख के उस पर्टिकुलर मूवी की मूवमेंट पे बहने के लिए जा रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए उस बंदे को वो चीज़ देख के अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे भी गलत हो रहा है, बताओ, यहाँ पे हो रहा है वाकई में गलत। समझ आ गया था कि सोसाइटी में फ्रस्ट्रेशन है, लोगों के अंदर एक ब्लड थर्स्ट है, और इसलिए उन्होंने धुरंधर फिल्म में लोगों की सैडिस्टिक डिलाइट का तो यार ऑलमोस्ट 1000 करोड़ जो कमाया एनिमल मूवी, तो 1000 करोड़ जितने भी लोगों के पॉकेट से गया है, ठीक है, तो हर दूसरे इंसान वैसे ब्लडी ब्रूटल माइंडसेट का होगा। तो वैसा अगर होगा तो मैं घर से जब निकलूंगा तो हर दूसरे इंसान के ऊपर मुझे शक होगा कि यार ये बंदा घर से निकलते ही मेरे गले पे चाकू ना घोंप दे। आप जो बोल रहे हो वो ये सुनने में अच्छा लग रहा है, मैं सही में बोल रहा हूँ। आप जिस तरीके से बोलते हो ऐसे 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 करके ये सुनने में देखने में काफ़ी बढ़िया कूल सा, बहुत ही ओवर इंटेलेक्चुअल वाली वाइब देता है, मैं सही में बोल रहा हूँ। बट रियलिटी में ये चीज़ नहीं है भाई पॉसिबल। रियलिटी के साथ बिल्कुल ही ये चीज़ मैच नहीं खाता दूर दूर तक। आई डोंट नो आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कैसी होगी चीज़ों को लेके, और मुझे जानना भी नहीं है, मैं आपकी पॉलिटिकल वीडियोस भी नहीं देखता। बट ये जो पोर्शन आप जो बोल रहे हो, ये मतलब आप, मुझे नहीं लगता आप सोच समझ के बोल रहे हो। खूब ख्याल रखा है, हर थोड़ी देर में अलग अलग तरीकों से खून बरसता है स्क्रीन पर। तो बेसिकली देखा जाए तो गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी गैंगस्टर फिल्म ले लो, उसे पाकिस्तान में सेट कर दो, एनिमल फिल्म जितना वायलेंस डाल दो और छिड़क दो उसके ऊपर अपना पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। तू भाई पूरी वीडियो के अंदर जो भी बोल रहा था ठीक है, कोई बात नहीं। बट ये जो एंड में इसने जो एक कंपैरिजन किया सॉर्ट ऑफ एनिमल और साथ ही में ये धुरंधर, दोनों मूवीज के अंदर भाई जमीन और आसमान का फर्क है। मतलब आप खुद देखो, ब्लडी ब्रूटलनेस है मूवी के अंदर, ठीक है, अच्छी बात है, बट क्या ये दोनों मूवी वाकई में एक है? ये दोनों मूवी एक बिल्कुल नहीं है भाई। धुरंधर जहाँ पे एक प्रॉपर स्पाई एस्पियोनाज जैसा प्रॉपर एक टाइप ऑफ मूवी है, जो लिटरली ये जो स्पाई SPY नाम जो है ये डिजर्व करता है, ठीक है। दूसरी तरफ एनिमल जो मूवी है वो एक ड्रामेटिक टाइप ऑफ मूवी है, ठीक है ना। एक बच्चा, एक बेटा, वो अपने बाप को प्यार करता है और बाप के ऊपर कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाता है जिसकी वजह से वो एक्शन लेता है। यही है प्रॉपर मूवी। इसके अंदर ओवरऑल हम लोग जर्नी को देखते हैं, तो दोनों मूवी किस जगह से एक हो गया आप बताओ। धुरंधर की स्क्रिप्ट तैयार है। आदित्य धर जैसे लोग फिल्म मेकिंग और आर्ट के नाम पर धब्बा है, क्योंकि आर्ट का काम होता है लोगों को सेंसिटाइज करना, लेकिन ये अपनी फिल्मों के थ्रू डिसेंसिटाइज करते हैं लोगों को।
अपने ही देश का मजाक उड़वाते हैं। अगर आप लोगों को वाकई कोई देशभक्ति वाली फिल्में देखनी है तो बहुत सी अच्छी फिल्में हैं। प्रहार, बॉर्डर, राजी, 1971, सरफरोश, सैम। वाह, राजी सीरियसली राजी जो मूवी है ही खुद एक प्रोपेगेंडा टाइप ऑफ मूवी। आप थोड़ा सा अगर बैक में रिसर्च करते तो आपको पता चलता। एक यहाँ पे दो चीज़ है, आप रिसर्च नहीं किए होंगे इसके लिए पता नहीं है राजी को लेके जितनी भी सारी चीज़ें हैं। एंड सेकंड, आपको पता है राजी को लेके क्या कुछ चीज़ है, बट उसके बावजूद भी आप उसे डिफेंड कर रहे हो। बहादुर, पिप्पा, नीरजा, स्वदेश, चक दे इंडिया। आप बताओ नीचे कमेंट्स में लिखकर दोस्तों आपकी फेवरेट पेट्रियोटिक फिल्म कौन सी है। आखिर में मैं आदित्य धर से कहना चाहूंगा कि अगर तू बाज नहीं आया इस तरीके का झूठा प्रोपेगेंडा अपनी फिल्मों में डालने से, तो तेरी लेगेसी आगे चलकर वही होने वाली है जो हिटलर की फेवरेट फिल्म मेकर लेनी रिफेंस्टाल की थी। बाद में ये बहाने मत देना कि मैं तो बस एक आर्टिस्ट था, अपना काम कर रहा था, जो देश की हालत थी उसके अकॉर्डिंग मैं चल रहा था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मैं एक चीज कहना चाहूंगा, भाई इससे तो अच्छा वो पाकिस्तानी लोग हैं। पाकिस्तान की एक शो है जहाँ पे वो एक बंदा बोलता है कि यार मोदी जी ने तो खुद ही लिखा है, मोदी ने तो खुद ही लिखा है ये स्क्रिप्ट, तो इसीलिए मूवी इतना लंबा हो गया। इससे तो ज्यादा तो वो पाकिस्तानी लोग बढ़िया हैं। एटलीस्ट उनका जो झूठ है, उनकी जो बात है वो सुन के ऐसा तो लगता है कि यार हाँ चलो पाकिस्तानी है वो बोल रहा है, कोई बात नहीं हम लोग मान लेंगे, पाकिस्तानी तो है, खून में उनके ऐसे हैं। बट जब अपने ही देश का इंसान अगर ऐसा बोलता है तब कितना ज्यादा खराब लगता है। आप आजकल बहुत मजाक उड़ाते हो नेहरू का और मनमोहन सिंह का। जवाहरलाल नेहरू। कभी खुद के अपने भाषणों में, कभी अपने पालतू न्यूज चैनल्स के जरिए, तो कभी इन प्रोपेगेंडा फिल्मों के जरिए। लेकिन आज नेहरू और मनमोहन सिंह अपने आप को डिफेंड करने के लिए जिंदा नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वक्त का पहिया कभी रुकता नहीं है। जो आपने यहाँ पर प्रोपेगेंडा फिल्मों का एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है, आपके सत्ता से बाहर जाने के बाद अगर किसी ने वो बवंडर फिल्म सही में बना दी तो क्या करोगे तब? आपकी बिचारी इमेज का क्या होगा तब? जरा सोचकर देखना इस बारे में। AI मास्टर क्लास को ज्वाइन करने का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। ऐसी फिल्मों का समाज पे ये देखो भाई कैंसर, ये देखो यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा कमेंट पढ़ लो भाई साहब की, देखते क्या है, क्या लोगों ने कमेंट किया है इसके। ओह अच्छा, कमेंट देख के भी भाई यार क्या ही होगा, क्योंकि ये तो बंदा अपने फेवरेट्स कमेंट को भी ऐसे देखो ऊपर रखता है। ये देखो 34 के लाइक है इसमें, 67 के लाइक है, 55 के लाइक है, 25 के लाइक है। ये देखो व्हाट अबाउट पाकिस्तान अटैक, पार्लियामेंट अटैक, सॉरी पहलगाम अटैक। भाई यार चीज़ें कितना ज़्यादा बेहुदा हो सकता है वो ये देख के समझ आता है। ये देखो बंदा लिखा है वॉचिंग वीडियो एंजॉयिंग कमेंट। ये देखो भाई मेरा कमेंट बार बार डिलीट हो रहा है। भाई ये देखो 2.9 तो इसमें ही आ गया। ये देखो 2000 कमेंट डिलीट कैसे किया भाई यार, लोग क्रेजी है, क्रेजी है। देखो अब देखो ये बंदे ने क्या किया भाई साहब। देखो ओवरऑल इस कितने मिनट का वीडियो है देखते हैं एक बार। बंदा अब तो स्टोरी टेलिंग तो अच्छा करता है, इसको लेके कोई शक नहीं है, ठीक है ना। अब 29 मिनट का है, 29 मिनट 30 मिनट के आसपास का है प्रॉपर इसका जो प्रोपेगेंडा टाइप ऑफ शिट ऑफ प्रोपेगेंडा है। जैसे कि उसने पूरे अपने वीडियो के अंदर प्रोपेगेंडा बीजेपी मोदी यही बोला है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हाँ यही है प्रोपेगेंडा मोदी बीजेपी टाइप ऑफ जो वीडियो है। बंदे ने स्टोरी टेलिंग तो अच्छा किया है, चलो इस बात का मैं दाद देता हूँ। बाकी ओवरऑल बंदे की आइडियोलॉजी से मैं
ये किसी भी जगह से मैं क्या कोई भी इंसान अगर ये देखेगा जो एटलीस्ट धुरंधर मूवी को देखा है, तो वो बोलेगा कि यार ये बेकार बेहुदा एक वीडियो है, ठीक है ना, जिसके साथ रियलिटी में कुछ मैच हो नहीं रहा। इससे अच्छा है वो पाकिस्तानियों की वो बातें मैं सुन लेता हूँ जहाँ पे वो बंदा बोलता है ना कि मोदी ने तो खुद ही नहीं स्क्रिप्ट लिखा है, ठीक है, और इसलिए मूवी इतना लंबा हुआ है 3 घंटे के आसपास। ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूँगा कि ध्रुव राठी जी, आप ना आपकी जो टीम है उसको थोड़ा सा काम करवाओ। मतलब मुझे नहीं लगता कि यार वो काम कर रहे हैं, मुफ्त की रोटियां वगैरह तोड़ रहा है वो, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि यार वो लोग काम कर रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा काम करवाओ उनसे, बेवजह की सैलरी दे रहे हैं। और आप जहाँ तक वो अजय सान्याल की चीज़ को लेके बात कर रहे हो कि यार सैलरी ले रहा है मुफ्त का क्या, तो मैं बता दूं भाई साहब, आप एक बार आपकी खुद की घर की तरफ ध्यान दो। एंड मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, ध्रुव राठी अपने शुरुआती तौर पे एकदम ही शुरुआती तौर पे जैसे वीडियोस बनाता था वो तो वीडियोस ख़राब नहीं होते थे। मैं सही में बोल रहा हूँ कि यार वो एक अच्छा हेल्दी फैक्ट वो चेक करके चीज़ों को बोलते थे, स्टिल ठीक है। बट आगे जाके वो इतना ज़्यादा भद्दा घटिया चीज़ होने लगा, हर दूसरी जगह पे मोदी बीजेपी ये वो है ब्ला 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 टाइप ऑफ शिट। जब इलेक्शन आता है तब यार पूरी तरीके से इनकी चैनल पे जो बारिश गिरता है बीजेपी के खिलाफ को लेके, तो ठीक है भाई यार, इनकी पर्सनल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मेंटालिटी है, वो किसी पर्सनल टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, उनकी पर्सनल मैटर है। उन सब चीज़ों को लेके मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रखने वाला ऐसे चीज़ों को लेकर बात नहीं करना चाहता, वो मेरी पर्सनल ओपिनियन है। उन सब चीज़ों को लेकर मैं सोशल मीडिया पे बात नहीं करना चाहता। ये करते हैं तो ये इनकी ठीक है, बट पूरे इस वीडियो के अंदर इन्होंने धुरंधर मूवी को बेवजह खींचा है। मतलब ऐसा होता है ना, दो दोस्तों के बीच में लड़ाई हो रहा है, दो दोस्तों के बीच में लड़ाई करते करते आपका एक बीच में दोस्त आ जाता है, उससे आप ये पूछते हो कि देख भाई मेरे साथ ऐसा हुआ, इसने मेरे साथ ऐसा किया, तू बता सही किया या नहीं। दूसरे ऑपोजिट में जिस दोस्त के साथ आपका लड़ाई हो रहा है वो भी वही बोल रहा है, देख भाई इसने मेरे साथ ऐसा किया और इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा टाइप ऑफ चीज़ें किया, तो तू बता ये सच है या नहीं। तो बीच में वह जो दोस्त है वो खुद ही फंस जाता है। तो वैसे टाइप की चीज़ें यहाँ पे हुआ है इस धुरंधर मूवी के साथ, ठीक है ना। मुझे जितना लग रहा है, मैं गलत होऊंगा तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे सही कर देना कि यहाँ पे ये बंदा बीजेपी से लड़ रहा है, ये बंदा मोदी जी से लड़ रहा है, बीच में वो थर्ड पार्टी मेंबर जो दोस्त है वो आ गया, ये धुरंधर मूवी और आदित्य धार, ठीक है ना। इन दोनों को लपेटे में ले लिया क्योंकि चर्चे में है मूवी, लपेटे में लेना तो बनता है। ऊपर से मूवी को लेके इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी मतलब जो सो कॉल्ड क्रिटिक बोलते हैं अपने आप को, वो सब तो मतलब क्या ही कुछ बोल रहे हैं। बाय द वे मैं इसको लेके एक वीडियो बनाया था, बट वीडियो जब मैं प्रॉपर देखा रिकॉर्ड करने के बाद तब देख रहा हूँ कि ऑडियो में बहुत ही बुरी तरीके से दिक्कत आ गया। तो मैं सोचा कि नहीं छोड़ो यार, एक बार हो गया तो हो गया, फिर से ऐसे बनाने का मन नहीं कर रहा। तो वही है, मैं एंड ऑफ द डे पे यही बोलना चाहूँगा कि यार ऐसे टाइप की वीडियोज़ को मैं सपोर्ट नहीं करता। मैं चाहूँगा आप लोग भी ना ही देखो, और हम लोग समझदार हो ऑलरेडी। आप लोग हाल फिलहाल के वक्त पे जैसा चीज़ यहाँ पे ध्रुव राठी के कमेंट सेक्शन में हो रहा है कि यार उसकी जो पर्सनल फॉलोवर्स है वो खुद कॉल आउट कर रहे हैं कि यार भाई तू सही नहीं है। यहाँ पे जहाँ से ध्रुव राठी को हर वक्त सपोर्ट मिलता है वो खुद बोल रहा है कि यार तू यहाँ पे सही नहीं है। तो इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकता है। बाकी आप लोग खुद समझदार हो, आपको पता है ध्रुव राठी की कोई भी आइडियोलॉजी से मैं तो ये नहीं करता, मैं किसी भी जगह पे इसकी आइडियोलॉजी मेरी आइडियोलॉजी मेल नहीं खाता। मैं एक सिनेमा लवर हूँ, मैं मूवीज़ देखना पसंद करता हूँ और मूवीज़ को उसी नज़रिए से देखना पसंद करता हूँ। मैं जितनी भी सारी मूवीज़ को देखा हूँ उन्हीं सब मूवीज़ को लेके मेरी विशेष टिप्पणियाँ देना पसंद करता हूँ। बाकी ऐसे फालतू की ओपिनियंस देना मैं पसंद नहीं करता कभी भी। ये बात बोलनी ज़रूरी थी, ये बात करनी ज़रूरी थी, देन इसीलिए मैं बोला। और साथ ही साथ मैं ये भी बोला कि यार जो ताज स्टोरी है वो मैं देखा नहीं, जो वो जर्मन फिल्म मेकर है उनकी जो दोनों मूवी है वो मैं देखा नहीं। हालांकि बंगाल फाइल्स मैं देखा हूँ, Z5 में आया हुआ है, और उस वाले मूवी देख के समझ आता है कि यार मूवी के अंदर जो विवेक अग्निहोत्री जी है वो क्या दिखाना चाह रहे थे, और उन्होंने दिखाया बट कुछ इंटेंट है जो क्लियर ऐसे दिखाता है कि यार वो थोड़ा सा एक अलग, जहाँ पे एक होता है ना पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने का रास्ता ज़्यादा दूर नहीं है,
बट वो घूम के पॉइंट ए से पॉइंट जेड तक जाके फिर से सी पे जाने के बाद फिर बी तक जा रहा है। तो एक वैसा टाइप का वो ऐसे घुमा फिरा के चीज़ें कर रहा है। वो इजीली मूवी आप देखते हो बंगाल फाइल्स तो आपको समझ आएगा। तो यही चीज़ है। ओवरऑल मैं यही बोलूँगा कि ऐसे टाइप की वीडियोस अब ना ही देखो तो ही अच्छा है। ये वीडियो ना मतलब फैक्ट चेक तो बिल्कुल ही किया नहीं गया और साथ ही में मन घड़न कहानियों से भरा हुआ है चीज़ें। और स्पेशली एआई से जिस तरीके से चीज़ों को बनाया गया है मैं अप्रिशिएट करता हूँ, चीज़ें बढ़िया है। बट जैसे कि मूवी की शॉर्ट बाय शॉर्ट चीज़ों को एआई से ऐसे रेप्लिका के तौर पे यूज़ किया गया है, वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए था। और कुछ चीज़ें है इसके अलावा, जैसे कि आज ये पाकिस्तान के जितने भी सारी जगह दिखाया गया है धुरंधर मूवी के अंदर, मैं किसी भी जगह पे तो बर्फ़ आज तक देखा नहीं हूँ। तो कहाँ पे ये बंदा बर्फ़ देख लिया? मुझे इस बात का शक है कि यार मैं धुरंधर मूवी जो देखा हूँ वो गलत मैं तो नहीं देखा हूँ ना, क्योंकि देखो मुझे ध्रुव राठी के ऊपर भरोसा है भाई, ठीक है ना। बंदा तो सही मूवी देखा ही होगा, मुझे लग रहा है मैं गलत मूवी देखा हूँ, ठीक है ना। अब मजाक वे में मैं बोल रहा हूँ, आपको ध्रुव राठी जी आपको देखना चाहिए। आपको आपके जो सब लोग हैं वो मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। अगेन मैं बोल रहा हूँ वही सेम चीज़ आपने जिस तरीके से अपने इस वीडियो के अंदर सिर्फ प्रोपेगेंडा मोदी बीजेपी बोला, वही सेम चीज़ मैं भी बोल रहा हूँ। मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है, सिर्फ आपको ध्यान देना चाहिए। बाकी यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। यार काफ़ी लंबा हो गया, 1 घंटा 19 मिनट भाई साहब। यार तुम लोग देखोगे 1 घंटा 19 मिनट तक मुझे? और अगर एंड तक आ चुके हो तो थैंक यू। मैं स्क्रीन रिकॉर्ड यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ।